आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन इसकी क्या है? द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid become equal to external pressure और atmospheric pressure। ठीक है, the temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to external pressure or atmospheric pressure. This point is called boiling point। मतलब हम वाटर को बॉयल करना शुरू करते हैं, वाटर के वेपर्स प्रेशर शुरू में 0 सेंटीग्रेड पे 4.79, हम इसको हीट करते जाते हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हम 100 सेंटीग्रेड तक जब पहुंचते हैं तो इसका वेपर प्रेशर 760 हो जाता है। 760 क्या है? सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर होता है, यानी इसके वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो ये बॉयल करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल हमने ये दी कि 100 सेंटीग्रेड इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल है जी हमारी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कब कैसे होती है? हम देखते हैं बबल्स कम आउट ऑफ लिक्विड at the surface and burst out। ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है, इंटरनल प्रेशर ऑफ वेपर्स इज मोर देन एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके नतीजे में बबल्स आते हैं और वो सरफेस पे आके बर्स्ट होते रहते हैं। अब हमने देखना है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो मॉलिक्यूल जो है मूव करना शुरू करते हैं, इनकी मूवमेंट और तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होती है, लेटर ऑन उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि दे ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर एंड बिकम फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एज वेपर्स। और जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर रखेंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे और उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, एक और जो बहुत अहम फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे असर अंदाज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर का अगर आप रिलेशन देखो तो ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है। एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह का रिलेशन है? वेपर प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर वेपर्स के ऊपर बढ़ा दें तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप एक्सटर्नल बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल है, प्रेशर कुकर के अंदर हम क्या करते हैं, हम वेपर्स को अलाउ नहीं करते कि वो एस्केप हो। हम इस तरह का लिड देते हैं कि एयर टाइट हो जाता है वो। तो होता क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मीन अमाउंट ऑफ हीट जो है अब के बाद ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हम कोई चीज़ वाटर में पका रहे हैं तो 100 सेंटीग्रेड पे वो कुक हो रही है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं तो वेपर प्रेशर को आप वेपर्स को अलाउ नहीं करते, वेपर का प्रेशर बढ़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाता है, अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा हो जाती है, फूड पार्टिकल के अंदर उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फूड जो है कुक्ड अर्लियर, फूड जल्दी पक जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर की जो हम देखते हैं दैट इज़ प्रेशर कुकर। इसके अलावा
ये है इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। इस तरह हम डिक्रीज भी तो कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट रिलेशन रखा हुआ है डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या करेगा? डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, कहते हैं डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज किया तो डिक्रीज हो गया। अब हम वैक्यूम डिस्टिलेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन में लेट्स से हमारे पास ग्लिसरीन है, वो हमारे पास इम्प्योर हो जाती है, हम उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो उसको वैक्यूम डिस्टिलेटर में करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर कितना? ऑलमोस्ट अगर आपने ग्लिसरीन को डिस्टिल करना है तो आप इसका 760 से 50 टॉर तक प्रेशर कम करें। अगर ये नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर यानी 760 पे अगर हो तो ऑलमोस्ट 320 और 290 इस रेंज में ये बॉयल होती है, जो कि ग्लिसरीन की डीकम्पोजिशन का बायस बनता है। इतना हाई टेम्परेचर हम इसको डिस्टिल करके प्यूरिफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रेशर पे इसको इजीली प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब जब 50 टॉर तक आप एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो यही जो आपकी ग्लिसरीन है वो 210 सेंटीग्रेड पे डिस्टिल हो जाएगी। एट दिस टेम्परेचर ये जो ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल हैं वो भी ब्रेक नहीं होंगे, डीकम्पोज नहीं होंगे और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। एक और एग्जांपल जो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। अब अगर आप कश्मीर पॉइंट पे हैं जी, मरी हिल्स पे हैं आप, कश्मीर पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम होता है, 700 के करीब होता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 है वो 98 पे आ जाता है। इसका मतलब है चाय बनाने में थोड़ी सी देर लगेगी इस पॉइंट पे। कश्मीर पॉइंट पे 760 की बजाय 700 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से 98 सेंटीग्रेड पे कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं। इस तरह अगर आप माउंट एवरेस्ट की टॉप पे बैठे हुए हैं तो आप चाय बनाना चाहते हैं जी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, 323 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर रह जाता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करके 69 तक कम पड़ जाता है। जब इतना लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, जिसके नतीजे में अब क्या है, वाटर 69 पे बॉयल करी जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम है, क्वांटिटी ऑफ हीट कम है, इस वजह से चाय बनाने में आपको पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। वजह क्या है? डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। देखें, एक्सटर्नल प्रेशर 760 अगर होगा, ज़्यादा होगा, तो ये फिर 100 पे बॉयल करेगा। अब 323 टॉर सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर रह जाता है, जिसकी वजह से ये बॉयल करना शुरू कर देता है 69 सेंटीग्रेड पे। दैट इज़ वाई इट टेक लॉन्गर टाइम टू कुक एट हिल्स owing टू लेसर एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर कुकर में हम चीज़ को जल्दी कुक करते हैं, और टॉप पे जब हम जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है अगर आपका ओपन कंटेनर है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा देर लगेगी। बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है? हम देखें जी, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100 सेंटीग्रेड। वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है टॉर में, वेपर प्रेशर। देखें जी, होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी एक शर्त ये है कि 760 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे जाके हर चीज़ ने बॉयल करना है, ठीक है। अगर आप देखो हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, इसका 0 सेंटीग्रेड पे ही 200 प्लस में है इसका टॉर में प्रेशर, तो इसका मतलब है वेरी लो बॉइलिंग लिक्विड है ये, ठीक है, यानी लो टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है। अच्छा, अब देखो डाईइथाइल ईथर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जस्ट 34.6 सेंटीग्रेड पे जाके डाईइथाइल ईथर बॉयल करना शुरू कर देता है। वाई इट्स सो? भाई इसका इंटरनल प्रेशर 760 के बराबर हो जाता है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि इसका डाईइथाइल ईथर का जो 0 सेंटीग्रेड पे 200 टॉर था, अब कितना हो गया
760 टार हो गया जस्ट एट 34.6 सेंटीग्रेड, इट बॉयल्स अर्लियर। अब आप अगर देखो इथानॉल देखो तो इथानॉल जाके बॉयल हो रहा है 78.5 पे। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इथानॉल जो है वो 78 पर जब सेंटीग्रेड पर होता है तो इसका वेपर प्रेशर यानी इथानॉल का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर 760 टॉर के इक्वल हो जाता है। दैट्स वाई इट बिगन टू बॉयल। इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी ग्राफ इसके साथ ही होता है, वो 76.5 सेंटीग्रेड पे बॉयल करना शुरू कर देता है। अगर आप वाटर को देखो तो वाटर एग्जैक्टली 100 सेंटीग्रेड पे 760 टॉर तक चला जाता है, ठीक है। 100 सेंटीग्रेड अगर आप नीचे देखें टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हुआ एट 100 सेंटीग्रेड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू 760। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 760। फिर आप उसके बाद ग्लाइकोल देखें, ग्लाइकोल का ग्राफ बड़ी दूर जाएगा, तो इसका मतलब ये है ग्लाइकोल के अंदर वेपर का प्रेशर बहुत कम है और 760 तक जाते जाते हो सकता है ये 200 प्लस में जाके बॉयल करना शुरू करे। इसी तरह अगर आपके पास ग्लिसरीन हो तो वो 300 प्लस में जाके बॉयल करेगी। इसी तरह अगर आप देखें फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, एसिटिक एसिड का 118 100.5 सेंटीग्रेड, एसीटोन का 56, बेंजीन का 80 सेंटीग्रेड और फिनॉल का 181 सेंटीग्रेड। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मिक एसिड 100, एसिटिक एसिड 118, एसीटोन 56, बेंजीन 80 सेंटीग्रेड और फिनॉल 180 सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर ग्लिसरीन आपसे पूछा जाए तो इसका ऑलमोस्ट 320 सेंटीग्रेड के करीब होता है। और अब हम देखते हैं फीचर्स एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, किस तरह से इनमें हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं। एवेपोरेशन, ये आपको पता है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा ये एंडोथेरेमिक होता है, याद रखिएगा, इट नीड्स एनर्जी, इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस और इट काजेज कूलिंग, ठीक है। ये इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी। जबकि वेपर प्रेशर एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। वेपर्स इनटू लिक्विड जा रहे होते हैं और टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वेपर प्रेशर जब हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर पे लिक्विड बिगन टू बॉयल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन पे क्या है? यू नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है एवेपोरेशन पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसी तरह वेपर प्रेशर भी, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा वेपर्स उठेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पे। और फिर आप अगर देखें तो टेम्परेचर का नो इफ़ेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अटेनमेंट अलबत्ता आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ाओ, अटेनमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गेट्स अर्लियर, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, एवेपोरेशन का जो सरफेस एरिया के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है। जितना ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ए लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि वेपर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता एरिया के साथ, सरफेस एरिया के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता। जो कोई भी लिक्विड है, चाहे वो कम मिकदार में है या ज़्यादा मिकदार में है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेपर्स उससे उठ रहे होंगे और उसका प्रेशर भी इक्वल लग रहा होगा। जबकि इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट पे नो इफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भी देखें, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो कम वेपर्स उठेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ इनका आपस का रिलेशन इन्वर्स है। इसी तरह वेपर प्रेशर का भी जो रिलेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स होगा। क्यों भाई? अगर वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कम वेपर्स उठेंगे, कम वेपर उठेंगे तो इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशन। हाँ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो ज़्यादा वेपर्स उठेंगे, इसका मतलब इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इन्वर्स रिलेशन बनेगा। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। मसलन आपके पास
है इथानॉल है उसमें कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक आपके पास वाटर है, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, और इथानॉल का कम होगा क्योंकि उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, हीट चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर और कॉल्ड एंथैल्पी चेंजेस, या इनके दरमियान जो हीट उनको हम एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस भी कहते हैं। कोई फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल चेंज हो, उसके दौरान जो एनर्जी चेंजेस आती हैं उनको हम एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस कहते हैं। इसका सिंबल आमतौर पे डेल्टा एच है फॉर एंथैल्पी, और ये एक्सप्रेस होती हैं इन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इनको हम यूजुअली मोल ऑफ ए सब्सटेंस में मेजर करते हैं। अब है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले जो हम एंथैल्पी पढ़ रहे हैं डेल्टा एच ऑफ एफ। लेट्स से हमारे पास 18 ग्राम आइस है, हम उसको 0 सेंटीग्रेड पे, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, उसको वाटर में चेंज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। अब डेफिनेशन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड into when 1 mole of a solid is converted into 1 mole of a liquid at its melting point और constant temperature का जिक्र ज़रूर करें। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या है? when 1 mole of a solid is converted into liquid at its melting point, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड पे ये एनर्जी हमने मेजर करनी होती है कीपिंग प्रेशर 1 atm। एक तो फ्यूजन के लिए चीज़ को हमने मेल्टिंग पॉइंट के पे रखना है और दूसरा 1 atm प्रेशर रखना है। इसी तरह मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर को आप स्टीम में चेंज कर रहे हैं, और उस वक़्त बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए जब आपने मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन मेजर करनी है। कब? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, यानी 1 atm प्रेशर रखा गया है। इसके बाद मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। कोई सॉलिड हो आपके पास, आप डायरेक्टली उसको गैस में कन्वर्ट कर दो, किस में? वेपर्स में, और विदाउट किस में? मतलब आयोडीन की आप सॉलिड है उसको आप आयोडीन वेपर्स में लेके जाओ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर 1 atm। यहाँ पे हमने क्या करना है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। Delta H of sublimation is the amount of heat required to convert a solid into vapors at a particular temperature। हर सब्सटेंस का, और कौन से सब्सटेंस है जिनमें सब्लिमेशन होती है? दो सब्सटेंसेस हैविंग हाई वेपर प्रेशर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये एक कहते हैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन से ज़्यादा होती है, और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। भाई देखें जी, आपने इस स्टेज में अगर देखें जस्ट आइस को वाटर में चेंज किया है मेल्टिंग पॉइंट पे, तो कम एनर्जी चाहिए। जस्ट आपने किसी भी क्रिस्टल के लैटिसेस तोड़ने हैं, बस जो ही लैटिसेस टूटेंगे ये सॉलिड से किस में चली जाएगी? लिक्विड में चली जाएगी, और अब ये फ्लो कर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन में एक ही फेज इन्वॉल्व है, जबकि आप देखें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में 2 फेजेज इन्वॉल्व हैं। आपने सरफेस ऑफ द लिक्विड से मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी देनी है और फिर उसको ऊपर भी उठाना है। इट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस, ठीक है। इसके बाद आप अगर देखो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में आप सबसे पहले किसी सॉलिड की लैटिस तोड़ते हो, उसके बाद उस सॉलिड से उसकी सरफेस से आपने
मॉलिक्यूल को ऊपर उठाना होता है। इसमें मोर फेजेस इन्वॉल्व हैं, सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स मोर फेजेस। तो इसलिए याद रखिएगा फ्यूजन से डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बड़ी होती है और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन से डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बड़ी होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मच मोर फेजेस देन अदर्स। तो इसके अलावा अगर आप देखें कोई पोलर सॉल्वेंट है, अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है लाइक वाटर, तो उसकी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होगी, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। किस वजह से? पोलैरिटी की वजह से। और वाटर के अंदर तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। अगर आप वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन देखें तो 41 किलो जाउल पर मोल के करीब है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये 6 किलो जाउल पर मोल के करीब है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत कम है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखें फ्यूजन कम है आइस से वाटर में जाना, जबकि वाटर में स्टीम में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है। देखें 41 किलो जो पर मोल है, इसमें सिंगल फेज इन्वॉल्व है जस्ट टू मेल्ट, और इसमें आपने पहले हीट देनी है और फिर उसकी सरफेस से हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल को ऊपर उठाना है। इसलिए डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होता है, जबकि सब्लिमेशन इन सब से ज़्यादा होगा। लिक्विड क्रिस्टल हमारा नया टॉपिक। डेफिनेशन: अ फेज या अ स्टेट बिटवीन अ सॉलिड and a liquid is called liquid crystal, is called liquid crystal। या intermediate phase between an anisotropic solid and isotropic liquid is called liquid crystal। या आप कहें an intermediate phase between an intermediate phase between an isotropic solid and isotropic liquid is called liquid crystal, or you can say a turbid phase between melting temperature and clearing temperature। let's say आपके पास एक solid है, आप उसको हीट करते हो, वो लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, और फिर अगर फर्दर आप उसको हीट करते हो तो वो लिक्विड में चला जाता है। इसकी कहानी ये है कि डिस्कवरी इसकी की थी फ्रेडरिक रेंटजर ने, ठीक है, एक बॉटनिस्ट था ये। 1888 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसने ये वाला फिनोमेना देखा था। इसने जो सॉलिड लिया वो प्लांट इन ओरिजिन था कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, और जब इसने 145 पे हीट किया सेंटीग्रेड पे तो ये लिक्विड क्रिस्टल बना, और 179 सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड बन गया। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है ये मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर की दरमियानी टर्बिड स्टेट है। लिक्विड क्रिस्टल इज़ अ टर्बिड फेज बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर की दरमियानी जो टर्बिड फेज है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें इसकी तो इसके सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर होता है जैसा कि सॉलिड्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है जैसा कि फ्लूइड्स, जैसा कि लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो कर सकते होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स या शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इनको हम निमैटिक यानी नीमाटोडा, आपने एक फाइलम पढ़ा होगा, निमैटिक इलोंगेटेड एनिमल्स होते हैं उसमें, निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स और सिमैक्टिक सोप लाइक, सिमैक्टिक यानी सोप लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, और कोलेस्टेरिक मॉलिक्यूल्स। 3 तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं
लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर। न्यूमेटिक में इलोंगेटेड और स्मैटिक में सोप लाइक लेयर्ड मॉलिक्यूल और कोलेस्टेरिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम कलर डिस्प्ले में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस मसलन अगर किसी जगह ट्यूमर है बॉडी में, आपको पता है ट्यूमर वाले एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, या फिर वेन्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड है, ठीक है, उसको देखने के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वगैरह को देखने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का डॉक्टर्स जो हैं वो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका कलर डिफरेंट नज़र आएगा। एक इसकी प्रॉपर्टी है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लेयर्स जो हैं इनमें हर वक्त ट्रांजिशन होती रहती हैं, लेयर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होती हैं, वेरियस कलर शो करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि इसका एक पेस्ट बना के लगा दिया जाता है इफेक्टेड एरिया में, ट्यूमर वगैरह में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में, और ब्लड रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर मालूम करने के लिए आजकल इसको थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको क्रोमेटोग्राफी में भी लिक्विड क्रिस्टल्स को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलर डिस्प्ले के लिए एलसीडी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा हम अगर देखें तो ये टेम्परेचर सेंसर भी है, टेम्परेचर की सेंसिटिविटी भी मालूम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये किस बेस पे हम ये सारे यूज़ कर रहे हैं? लिक्विड क्रिस्टल जो हैं स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बड़े सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी भी चेंज की जाए तो उसमें ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सो मैनी डिवाइसेस। कुछ MCQs का हम जायज़ा लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज, कौन सा यूज है लिक्विड क्रिस्टल का? एज टेम्परेचर सेंसिस, ब्लड ब्लॉकेज को चेक करने के लिए, पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर को देखने के लिए, या ये तमाम यूजेस हो सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो यकीनन आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये तमाम जो हैं आप टेम्परेचर सेंसिस, ब्लड ब्लॉकेजेस और पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल फेलियर तमाम चेक कर सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए, इनकी सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करते हुए। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज, आर नॉट यूज्ड एज, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर नॉट यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर इन LCD, स्किन कीमोथेरेपी, एज एन आई वॉश। कौन सा इस्तेमाल नहीं है इनमें से? तो यकीनन आई वॉश के तौर पे हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टीम काजेज मोर स्वीयर बर्न ड्यू टू, किस वजह से? आप देखिए वाटर, बॉइल्ड वाटर में आप हाथ डाल लें तो इतना मसला नहीं होता, अगर स्टीम लग जाए रोटी वगैरह की आपको तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसकी क्या वजह है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम स्टीम की बात कर रहे हैं तो स्टीम के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? लिक्विड इनटू सॉलिड। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व है फ्रॉम वाटर टू स्टीम प्रोसेस में। प्रेशर ड्यूरिंग मोलर इंथैल्पी कैलकुलेशन इज केप्ट 1 atm, 2 atm, 0 atm, 10 atm। तो यकीनन प्रेशर कीपिंग कांस्टेंट आमतौर पे 1 atm हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। ऑल एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज चेंजेस आर, किस तरह की होती हैं? पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं? किस तरह की एंथैल्पी चेंजेस आती हैं, या कोई भी नहीं होता? आम तौर पे एंथैल्पी चेंजेस जो हो रही होती हैं वो तमाम की तमाम पॉजिटिव ही हो रही होती हैं आम तौर पे। ठीक है, कभी कभार हम ये भी कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं। मसलन एक गैसियस आयन है
किसी चीज़ के, जैसे हम वो उसको कंसीडर करते हैं, अब क्या नाम है आपका, क्रिस्टल लेटस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे दोनों हो सकती हैं, आपका ये ऑप्शन ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। पॉजिटिव लेटस एनर्जी जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर गैसियस आयन के वेपर्स अगर वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर आपको सॉलिड से वेपर्स में जाना है तो देन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, हाँ जी, किस वजह से? नोबल गैसेस जिसमें आपका हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये नोबल गैसेस हैं। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है? हमें पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिस्पर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, या यू कैन से कि क्वांटिटेटिव measurement of disturbance in electronic cloud is called polarizability. MCQs देखें जी, boiling point of noble gases increases down the group due to, किस तरह से इंक्रीज करता है जी? नोबल गैसेस को आपको पता ही है, इसमें आपका हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। कौन सा फैक्टर हो सकता है जी नोबल गैसेस में डाउन द ग्रुप, किस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है? हमें पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो रही होती है। कैसे? एटॉमिक साइज बड़ा, डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी एटॉमिक साइज बड़ा होने, जिसकी वजह से लंडन फोर्सेस बढ़ जाएंगी। क्या कहा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसको हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, वो बढ़ रही है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी तो लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। फेज चेंजेस ड्यूरिंग फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इज, क्या फेज चेंज आती है जी फ्रॉस्ट फॉर्मेशन में? लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड। बेसिकली फ्रॉस्ट फॉर्मेशन में आपके जो वेपर्स जो हैं वो सॉलिड में जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो एनर्जी जो फेज इन्वॉल्व है दैट इज़ गैस टू सॉलिड होगी। फ्रॉस्ट फॉर्मेशन में हमारे गैशियस आयन, गैशियस मॉलिक्यूल सॉलिड में चेंज हो रहे होते हैं। सब्सटेंसेस which are rigid, hard and have definite shape and volume are called solids. अच्छा, सॉलिड्स जो हैं इनके अंदर हमने कहा रिजिडिटी होती है, हार्डनेस होती है, इनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है, आर कॉल्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स अगर हम देखें तो बेसिकली दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, आ मीन नो, नो, अमॉर्फस मीन आ मीन नो, मॉर्फ मीन शेप, यानी शेपलेस, शेपलेस सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? दीज सॉलिड्स हैव थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ हो सकती है पार्टिकल्स में। थ्री डायमेंशनल रेगुलर या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी एग्जांपल आप देखते हो जी, NaCl, MgO, NaNO3 are examples of crystalline solids. They have definite arrangement of particles in three dimension. जबकि amorphous solids हम कहते हैं these solids do not possess, these solids do not possess any arrangement of particles
एटमाइंस इन 3D स्पेस या इन 3 डायमेंशनल स्पेस में। इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें वैक्स आ सकता है, रबर हो सकती है, ठीक है, और प्लास्टिक वगैरह। दीज आर शेपलेस सॉलिड्स। इसके अलावा समटाइम्स होता ये है कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर, ठीक है जी, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर सम ऑर्डरली अरेंजमेंट एरिया होता है। सम ऑर्डरली अरेंजमेंट होता ये है कि कभी कभार अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कुछ एरिया जो है वो सम ऑर्डरली अरेंजमेंट में होता है और इस एरिया को कहा जाता है क्रिस्टलाइट। यानी स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट इन अमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। ठीक है जी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर ज्योमेट्री होती है इनमें, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो आप कहेंगे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D। पार्टिकल्स में आपके शामिल हैं एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, सो दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। मसलन क्यूबिक क्रिस्टल होती है NaCl की। अगर आप देखो तो क्यूबिक क्रिस्टल में NaCl इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और यही जो यूनिट सेल जो है इसकी रेगुलर अरेंजमेंट से ये बनते हैं, ठीक है। अगर हम NaCl की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके अंदर रेगुलर या फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है कि दे हैव sharp melting point, they have sharp melting points। आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करें, मतलब NaCl है आपके पास, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं, हीट करते जाएं। ये नहीं कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इसके लैटिसेस में से ये टूटना शुरू हो जाएंगे इस Na और Cl के आयन, नहीं। एक फिक्स टेम्परेचर होगा। जब आप 801 सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे तो NaCl की ये तमाम लैटिसेस जो हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और इट विल बी नो मोर ए सॉलिड, बल्कि इट विल फ्लो लाइक ए लिक्विड। तो एट दिस टेम्परेचर इट मेल्ट्स। हम कहते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट है और दे मेल्ट, आप कह सकते हो दे मेल्ट शार्पली, ठीक है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। एट फिक्स टेम्परेचर ये नहीं हो सकता कि थोड़ा NaCl 500 पे हो जाए और थोड़ा 600 पे और थोड़ा 700 पे और थोड़ा 800 पे मेल्ट हो जाए, नहीं। 801 पे शार्पली इसकी तमाम लैटिसेस जो हैं एकदम से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी और आपका सॉलिड जो है क्विकली मेल्ट हो जाएगा। क्लीवेज, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक किया जाता है तो वो किसी ख़ास प्लेन से ब्रेक होते हैं। जैसे आप बुक खोलते हैं, बुक हर तरफ से नहीं खुलती, एक तरफ से बुक को हमने जिल्द किया होता है या उसको बाइंड किया होता है तो उस साइड से नहीं खुलती। इसी तरह क्लीवेज प्लेन या क्लीवेज जो है ये क्या है, कहते हैं द सॉलिड की सबसे एक प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन। द प्लेन along which a crystal breaks। जब आप एक क्रिस्टल को तोड़ो तो वो किसी खास प्लेन से टूटेगी, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। मतलब आपके पास अगर माइका शीट्स हैं उनको अगर आप ब्रेक करो तो वो किसी खास प्लेन में टूटेंगी, यानी ब्रेकिंग ऑफ माइका शीट्स। इसके बाद है एनआइसोट्रॉपी। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। क्या कहा मैंने? सम
physical properties of crystals are direction dependent. These properties are called anisotropic properties. मसलन coefficient of expansion जो है that is an anisotropic property. इस तरह refractive index भी जो है, क्यों भी, refractive index is also an example of anisotropy. इसके अलावा आप अगर करंट गुजारते हैं, ठीक है, पैसेज ऑफ करंट इन ग्रेफाइट, आपको पता है अलोंग द लेयर्स ग्रेफाइट में से करंट गुजर जाता है, जबकि अक्रॉस द लेयर करंट नहीं गुजरता, ठीक है। अलोंग द लेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो इसका मतलब है करंट का पास होना ग्रेफाइट में से एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्री, जब एक क्रिस्टल आप लो, उसको 360 डिग्री आप रोटेट करो, ठीक है, तो उसके एजेस, एंगल और एक्सिस, जैसा कि मेरा पेन है, ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ड्राई इरेज आपको आफ्टर रेगुलर इंटरवल नज़र आएगा। इसी तरह इसमें जो भी लिखा है एक यकसा वक्फे के बाद आपको नज़र आएगा। इस तरह जब आप कुछ क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसके एक्सिस, एजेस, एंगल्स या कोई भी साइड जो है या कोई भी फेस जो है 360 के बाद वो रिपीट होगा। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड सिमेट्री। आप कहते हैं व्हेन a crystal is rotated through 360 degree repetition of its edges, angles and axis is called symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है इसकी एग्जाम्पल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जाम्पल है इसकी, या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री, एजेस ऑफ सिमेट्री, ये सारी इसकी सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, अगर आप किसी क्रिस्टल के सेंटर से कोई चीज़ गुजार के उसको रोटेट करते हैं तो आफ्टर 360 डिग्री वो रोटेट करती है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, द मोड in which a crystal grows, the mode in which a crystal grows is called habit of crystal, ठीक है। मसलन NaCl जो है आमतौर पे किस तरह, ये क्यूबिकली यानी इनमें क्यूबिक शेप आती है। हाँ, अगर आप इसमें 10% यूरिया ऐड कर दो तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो नीडल लाइक क्रिस्टल आप बनना शुरू हो जाएंगी। किस तरह की? नीडल लाइक। इसका मतलब हैबिट ऑफ क्रिस्टल या मोड इन विच ए क्रिस्टल ग्रोज, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म, द फिनोमेना इन विच, क्या है? द फिनोमेना in which two substances exist in the same crystalline shape, मसलन आपके पास है NaF और MgO है, ये दोनों जो है क्यूबिक होती हैं, ठीक है। हालांकि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का सेम शेप में पाया जाना। इसी तरह अगर आपके पास जिंक और कैडमियम है तो इन दोनों की क्रिस्टल जो बनती है वो हेक्सागोनल होती है, क्योंकि इनकी पैटर्न सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो सकती हैं आइसोमॉर्फ्स की। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, द फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस, ठीक है, अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मोर देन वन क्रिस्टलाइन शेप,
सब्सटेंस एक है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन शेप में पाया जा रहा है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मसलन कैल्शियम कार्बोनेट में दो तरह के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, इसकी दो शेप हो सकती हैं, एक ट्राइगोनल और दूसरा आर्थोरोम्बिक। ट्राइगोनल और आर्थोरोम्बिक। देखो सब्सटेंस एक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म दो हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब है ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। देखें ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल से बिलो होना चाहिए, यानी वो सब्सटेंस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हो, तो तब आप ट्रांजिशन टेम्परेचर ले सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। ठीक है, दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट कर रही हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब ग्रेट इन और वाइट इन, ग्रेट इन इसकी क्यूबिक शेप होती है और वाइट इन जो है इसकी अगर आप देखें तो टेट्रागोनल शेप होती है। ठीक है, 13.2 सेंटीग्रेड पे ये कोएग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है 13.2 से टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वाइट टिन बन जाएगा, और इससे बिलो अगर हैं तो ग्रे टिन होगा, यानी ये टेट्रागोनल हो जाता है 13.2 सेंटीग्रेड पे। इसके बाद है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज़ फॉर एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form is called एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी में अगर आप देखें कार्बन की दो एलोट्रॉप हो सकती हैं, एक डायमंड है, ठीक है, एक ग्रेफाइट है, एक बकीबॉल भी हो सकता है। ठीक है, इनमें आप देखें तो बकीबॉल, बकमिंस्टर वो बिल्डिंग की तरह की इसकी शेप होती है, डायमंड में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, जबकि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल इसका ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए तो एलोट्रॉपी, और अगर कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें थोड़ा सा फ़र्क करना सीखिएगा। अगर एमसीक्यूज़ में आए एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म तो वो एलोट्रॉपी होगा, और अगर किसी कंपाउंड के लिए यही फिनोमेना आ रहा हो तो तब आपका ऑप्शन पॉलीमॉर्फिज्म होगा।